Hello everyone, this is Imani Negi this side. Hope you are doing all well in this pandemic as everyone is in worry. So here we have a NCERT exemplar questions and answer. Here we will solve them. The chapter we have chapter 11 from 12th standard बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. यहाँ पे हम बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ पे कैसे प्रोसेसेस होती हैं डिटेल्स में पढ़ेंगे. बट इन स्लाइड्स में ये हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के. हम एमसीक्यू के यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो आंसर्स हैं उन्हें हम कॉन्सेप्ट्स के थ्रू सॉल्व करेंगे. सो हियर वी बिगिन. लेट्स बिगिन गाइस. तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइज ऑफ डो इज ड्यू टू. पूछ रहे हैं जो डो होता है, डो आप सबको पता है जिसकी रोटी बनती है, ब्रेड बनता है. जो डो होता है, डो डो जो है, अगर आप यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो यहाँ पे बाउल है, उसमें डो है और ये डो जो है ये कुछ टाइम बाद, कुछ मिनट्स बाद या कुछ हार्स बाद इस तरीके से स्वेल हो जाता है, स्वेलन अप हो जाता है. तो बोल रहे हैं इसका रीज़न क्या है. द मेन रीज़न इज प्रोडक्शन ऑफ CO2 इनसाइड इट. अब देखो इसके अंदर जो CO2 का प्रोडक्शन है वो किसकी वजह से होता है. द मेन कॉज इज ड्यू टू ईस्ट. ईस्ट जो है, ईस्ट इज अ काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट यूज्ड इन dough for the production of CO2 gas for further production of bread or anything you need. देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्रोडक्शन ऑफ CO2. तो यहाँ पे हमारे पास CO2 का प्रोडक्शन होता है इसके अंदर. दैट्स वाई जो हमारे पास पर्टिकुलर जो भी हमारे पास डो है वो फर्दर CO2 की स्वेलन अप से इस तरीके से फूल जाता है जैसे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाया गया है. करेक्ट आंसर हो गया ये. देखो यहाँ पे यही तो सही आंसर है कि प्रोडक्शन ऑफ CO2 के रिस्पॉन्सिबल है. बट द करेक्ट आंसर ऑल्सो हेयर इज वाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ईस्ट. हम यहाँ पे ईस्ट के यूज कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, ईस्ट का यूज कर रहे हैं. ओके, मूव ऑन टू अनदर स्लाइड. अनदर स्लाइड द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैटलाइज द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ DNA. तो क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारे पास DNA है, अगर आप इस तरीके से देखोगे कार्टून वे में बताया गया है, जो DNA होता है वो इस तरीके से कॉइल्ड है, हेलिकली कॉइल्ड होता है, सबको पता है हेलिकली कॉइल्ड है. और जो ये सेंटर पे जो सीजर है, ये सीजर जो सेंटर पे है, ये अगर आप देखोगे सेंटर पे जो सीजर है, पूछ रहे हैं ये जो सीजर है ये क्या है. ये सीजर क्या है. दिस इज मॉलिक्यूलर सीजर. दिस इज व्हाट. दिस इज मॉलिक्यूलर सीजर. सीजर सबको पता है, कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर्स. मॉलिक्यूलर सीजर्स के भी टाइप आते हैं. दो टाइप के मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं बेसिकली अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे तो वो है, पहला है हमारे पास एंडोन्यूक्लियस. द सेकंड वन वी हैव इज एक्सोन्यूक्लियस. द क्वेश्चन इज हियर दैट how they are different from each other. So they are different from each other in the way they act. So here we have first is endonucleus. endonucleus में अगर आप देखोगे तो नाम में ही काम छुपा है. देखो एंडो का मतलब होता है इनर, सबको पता है, और एक्सो का मीनिंग होता है आउटर. अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस जो वर्ड है, पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लिक एसिड. दो टाइप के होते हैं न्यूक्लिक एसिड, दैट इज RNA and DNA. RNA and DNA, there are of two type of nucleic acid, RNA and DNA. ओके, अब देखो यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस है. तो ये मॉलिक्यूलर सीजर्स पूछ रहे हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर DNA है और आउटर पोर्शन पे कट है. तो आउटर पोर्शन पे जो कट करता है वो कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो वो एक्सोन्यूक्लियस है. ये एक्सोन्यूक्लियस जो है ये आउटर पोर्शन पे कट करेगा इस तरीके से, आउटर पोर्शन पे. बट अगर एंडोन्यूक्लियस होता तो वो आउटर पोर्शन पे ना कट करता न्यूक्लिक एसिड के. इन दैट केस एंडोन्यूक्लियस विल कट एट द सेंटर, सेंटर पे कट करता. गॉट इट. तो हमारे पास दो टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आ गए हैं यहाँ पे और उनका जो मेन फंक्शन है वो क्या करते हैं, कैटालाइज. कैटालाइज का मतलब है रिमूव करेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को. वो न्यूक्लियोटाइड कुछ भी हो सकता है, वो हमारा इंटरेस्ट हो सकता है, लाइक हमें उस DNA में पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की रिक्वायरमेंट है फॉर अवर फर्दर प्रोसेस और फर्दर प्रैक्टिकल और फर्दर इंफॉर्मेशन. फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास एक DNA स्ट्रैंड है. अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, दिस इज द DNA स्ट्रैंड.
एंड इस डीएनए स्ट्रैंड में ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है, इस पोर्शन से हमें चाहिए ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है, हमें इस पोर्शन से चाहिए कि हमें ये वाला पोर्शन चाहिए फॉर द जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हम यहाँ पे कट कहाँ से, देखो अगर ये देखोगे आप, डीएनए का सेंटर पार्ट है, तो यहाँ पे हम कट किससे करेंगे, एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। बट अगर हमें इसका आउटर पार्ट चाहिए, ये वाला आउटर पार्ट पे कट करना है, तो आउटर पार्ट के लिए हम चूज करेंगे न्यूक्लियस को। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर सीजर्स होती हैं जो कट करती हैं, बेसिकली कटिंग के लिए होती हैं। ओके, डू नॉट कट इन दैट वे दैट वी आर इमेजिनिंग हेयर, दैट काइंड ऑफ सीजर्स होती हैं और वो जाके कट करेंगी। नो, उनकी एक एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि वो एंजाइम्स है, तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू, डिसोल्यूशंस के थ्रू डिसॉल्व करेंगी पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के जो भी एंजाइम्स, उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। बट एज अभी सिंपलर स्टडीज़ है, तो आपको इतनी ही रिक्वायरमेंट है, इतने ही नॉलेज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। हायर स्टडीज़ में आप पढ़ेंगे कि एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस जो है किस तरीके से अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं फॉर कटिंग ऑफ पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड, आइदर एट द सेंटर और आइदर एट द एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। Move on to another slide. The another slide, we have a question here that is asking for the transfer of genetic material from one bacterium to another bacterium through the mediation of viral vector is termed as। देखो क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, हम किसका यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, कहाँ से, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में। यहाँ पे पहला बैक्टीरियम है ये, दूसरा बैक्टीरियम है ये हमारे पास दो बैक्टीरियम हो गए। हमें इस बैक्टीरियम का जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरियम के जेनेटिक मटेरियल में इंसर्ट करना है। क्यों करना है, फॉर आवर जेनेटिक पर्पस, एक्सपेरिमेंट्स एक्सेट्रा। तो हम डायरेक्ट इसका जेनेटिक मटेरियल इससे एक्सट्रैक्ट करके इसमें दूसरे वाले में इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, we will follow a process known as transduction. So what do you mean by transduction? In bacterial transduction, we here follow a kind of process in which we take a virus which infect a particular bacteriophage. The virus here is known as bacteriophage. Bacteriophage is a kind of virus which is popularly known for इट्स एबिलिटी टू इन्फेक्ट ए बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरियोफेज के नाम से ये मत समझना कि ये बैक्टीरिया है, नो, इट इज ए वायरस। इज अ वायरस नोन फॉर इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। ये वो वायरस है जो किन्हें बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करने की जिसमें एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, बैक्टीरियोफेज। गॉट इट। अब देखो इस बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, इस पहले बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ इस तरीके से वायरस है जिससे कंफ्यूज ना हो, एक वायरस है। बैक्टीरिया को, इस बैक्टीरियोफेज ने इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट करने के बाद अपना डीएनए जो है, मींस अपना डीएनए या अपना जेनेटिक मटेरियल भी इस बैक्टीरिया में इंसर्ट किया। इंसर्शन के बाद फर्दर जो बैक्टीरिया है हमारा उसमें मॉडिफिकेशन आएंगे। मॉडिफिकेशन इस तरीके से आएंगे, वो जो है बैक्टीरियोफेज की कॉपीज को फॉर्म करेगा। बट ये जो बैक्टीरियोफेज की कॉपी होंगी हमारे पास, इन बैक्टीरियोफेज की कॉपीज में ये डीएनए तो खुद बैक्टीरियोफेज का होगा इटसेल्फ, एंड द अनदर डीएनए दे आर कैरिंग आर ऑफ द बैक्टीरिया which they infect earlier. Then they will transfer the combination of genetic material into further bacteria, another bacteria, by infecting it again. Means दूसरा बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट करेंगे और अपना जेनेटिक मटेरियल तो होगा बैक्टीरियोफेज के पास, बट साथ ही साथ फर्स्ट वाले बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी होगा। उसका दो जेनेटिक मटेरियल है,
अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ दोबारा इन्फेक्शन के थ्रू इंसर्ट करने के बाद जो हमारे पास पर्टिकुलर अनदर बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के पास दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल हो गए, एक तो इटसेल्फ का, दूसरा पहले वाले बैक्टीरिया का, और तीसरा बैक्टीरियोफेज का जो डिग्रेड हो जाता है फर्दर बिकॉज उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन जो हमारे पास लास्ट वाला जो बैक्टीरिया मिलता है हमें, जो कि ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या मॉडिफाइड फॉर्म होती है, जिसके पास दो बैक्टीरिया, दो डीएनए है, एक डीएनए होता है खुद का इटसेल्फ एंड अनदर डीएनए इज ऑफ द फर्स्ट बैक्टीरिया। तो बेसिकली यहाँ पे बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिक्स किया। बट मिक्सिंग के लिए हमने वेक्टर की रिक्वायरमेंट थी। वेक्टर कौन था यहाँ पे, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज इज अ काइंड ऑफ वायरस which is popular for infecting the bacteria. Got it? यहाँ पे बस करेक्ट आंसर आ गया ट्रांसडक्शन। ओके, मूव ऑन अनदर स्लाइड। Before moving to another slide, we have a question here that is asking for which of the following given statement is correct in the context of visualizing DNA molecules separated by agarose gel electrophoresis। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हिंदी में अगर इसका मीनिंग बताएं तो क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर कि हमें डीएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए सैंपल्स जो आते हैं उन्हें विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज का मतलब है हमें नेकेड आई से देखना है क्या एक्टिविटी है। उनको देखने के लिए हम यूज करते हैं जेनेटिक्स में या कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में एगारोस जेल को, या एग्रोस जेल प्रोनाउंस कर सकते हैं, एग्रोस जेल को थ्रू द प्रोसेस इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो बेसिकली क्या होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखोगे काइंड ऑफ प्लेट होती है हमारे पास, देख रहे हैं आप ये प्लेट, इस प्लेट में एग्रोस जेल है, ये सारा का सारा जो यहाँ पे पूरा का पूरा जो कह सकते फैला हुआ है ये एग्रोस जेल है। ये पिपेट्स हैं, काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स होती हैं। These pipettes are containing DNA samples, different DNA samples they are containing, and the agarose gel here is providing a kind of platform for run of DNA samples। मीन्स जो DNA samples है उनके रनिंग के लिए, उनके रन करने के लिए उन्हें काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है एग्रोस जेल। फर्दर इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस से, जिस इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में हम यूज करते हैं एनोड कैथोड, एक इलेक्ट्रिकल मेथड है, वहाँ पे डीएनए सैंपल जो अपने चार्ज के अकॉर्डिंग, अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होते हैं और हम उन्हें फर्दर स्टडी करते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, दैट इज इथिलियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर यूवी लाइट। देखो हमें डीएनए सैंपल्स को विजुअलाइज करना है, देखना है, तो उन्हें हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, तो हम एक केमिकल का यूज करते हैं, यहाँ पे नाम है इथिलियम ब्रोमाइड। इथिलियम ब्रोमाइड इज काइंड ऑफ केमिकल, कह सकते हैं रंगने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे डीएनए को रंगता है, वो स्टेन करता है, स्टेन मीन्स रंगना, डीएनए को स्टेन किया, देन वो जो सैंपल है जिसमें ब्रोमाइड, इथिलियम ब्रोमाइड भी है, इथिलियम ब्रोमाइड का एक एब्रिविएशन है दैट इज EBR, केमिकल है केमिस्ट्री में, EBR इथिलियम ब्रोमाइड। एंड देन हम जो डीएनए सैंपल है जिसमें इथिलियम ब्रोमाइड भी है, तो उन डीएनए सैंपल्स को इस तरीके से पिपेट में फिल करके फर्दर उन्हें हम इस तरीके से एग्रोस जेल पे, जो प्लेट होती है एग्रोस जेल की, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है रन करने के लिए, हमने उन्हें रनिंग के लिए छोड़ दिया, लीव कर दिया फॉर एन आवर। देन हम 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उन्हें देखते हैं, तो हम देखते हैं कि यूवी लाइट के अंदर, देखो पॉइंट यहाँ पे ये कि उन्हें अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर ही देख सकते हैं। यूवी लाइट के अंदर जैसे हम उन्हें देखेंगे तो हमें वो दिखेंगे ऑरेंज बैंड्स, ऑरेंज बैंड इस तरीके से दिखाई देते हैं, ये इस तरीके से ऑरेंज बैंड्स होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे ऑरेंज बैंड हुए, बट वो ऑरेंज बैंड जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं साइज, अपने साइज के अकॉर्डिंग, अपने चार्ज के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होंगे, देन वी विल फर्दर स्टडी देम। गॉट इट? One another question we have, again we are here with restriction enzyme, so we will discuss here again restriction enzyme. We all know what restriction enzyme. Restriction enzymes are the kind of enzymes which are also known as molecular seizures in the
biotechnology, and they are basically used for the cutting of DNA either at the center or the outside portion. But they are of two type. कौन कौन से होते हैं? एक होता है endonuclease restriction enzymes cut DNA at the center. You all know about it. And further we have exonuclease. Exonuclease cut DNA, portion of a DNA or interest of particular DNA at the end of the DNA strand. We have exonuclease. Easy है. Now that आप restriction enzyme से यहाँ पे correct answer क्या होगा? Cleaving of the phosphodiester bond in the DNA by the enzyme. So correct answer is this. No, sorry, this is not correct answer. The correct answer is this. Cutting of DNA at specific position only. सिर्फ स्पेसिफिक पोजीशन पे ही कट करते हैं. ये इनकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है that they do not cut anywhere, मीन्स कहीं पे भी कट नहीं करेंगे. उनकी एक स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है. सपोज डीएनए है हमारे पास, इस डीएनए के पर्टिकुलर रिकॉग्नाइजेशन साइट होगी. सपोज ये है, इस पर्टिकुलर रिकॉग्नाइजेशन साइट पे ही वो कट करेंगे. ऐसा नहीं है वो कभी भी कट करेंगे. उनकी कैरेक्टर कह सकते हैं, कैरेक्टराइजेशन होता है कि वो पर्टिकुलर स्ट्रैंड को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, पर्टिकुलर डीएनए की कोडिंग को ही रिकॉग्नाइज करेंगे, देन कट करेंगे. दे डू नॉट कट एनीवेयर. दिस इज द स्पेशलाइज्ड characteristics of restriction enzyme, and they are of two type. Always remember endonuclease and exonuclease. Move on to another slide. Another slide here. The slides. The question here is asking for which of the following is not required in the preparation of recombinant DNA molecule. देखो recombinant DNA molecules जो होते हैं उनके प्रिपरेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो करेक्ट आंसर हमारे पास, हमें इक्वलाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट हमें रिक्वायरमेंट होती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, जिसका मतलब है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. यहाँ पे हमें एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस भी होती है, स्लैश में एक्सो भी आ सकता है. एक्सोन्यूक्लियस डीएनए लाइगेज की रिक्वायरमेंट होती है फॉर अटैचमेंट ऑफ टू फ्रेगमेंट्स. हम पढ़ेंगे ये कैसे है. ठीक है. Is this either you will confuse like the pen. Okay, now we will discuss. Okay, then we have DNA ligase. DNA ligase सबको दो फ्रेगमेंट्स अटैचमेंट के लिए काइंड ऑफ गम इन बायोटेक्नोलॉजी दो फ्रेगमेंट्स को अटैच करता है टू फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. एंड देन वी हैव सी दैट इज डीएनए फ्रेगमेंट्स. सबको पता है डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या है. दो डीएनए फ्रेगमेंट्स का अटैचमेंट होता है. एक डीएनए फ्रेगमेंट तुम्हारा प्लाज्मिड से आता है. अनदर डीएनए फ्रेगमेंट वी टेक इट फ्रॉम आइदर ऑफ ह्यूमन बीइंग डीएनए और आइदर वी टेक इट फ्रॉम another organism like mouse, any organism we want to make a RDT or recombinant. Then we have a structure kind of flow chart here. We will discuss it that how can we make RDT molecules or recombinant DNA molecules. देखो क्या होता है. सबसे पहले हमारे पास सर्कुलर प्लाज्मिड डीएनए है. मीन प्लाज्मिड है, सर्कुलर होते हैं ये प्लाज्मिड डीएनए. इन सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है रेप्लिकेशन की. इनके पास एक साइट प्रेजेंट होती है ओराई, जिन्हें हम ओराई भी कहते हैं, ओरी भी कहते हैं. दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. इन रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी है, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्लाज्मिड को यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, बिकॉज उनके पास रेप्लिकेशन का एक कैरेक्टराइजेशन होता है. हमने प्लाज्मिड के डीएनए के एक पर्टिकुलर पोर्शन पे कट किया. अगर आप देखोगे तो सेंटर पे कट किया, तो हमने यहाँ पे कौन सा एंडोन्यूक्लियस यूज किया है. एंडोन्यूक्लियस यूज किया है बिकॉज वी आर cutting at the center. Then we form a fragment, and by attaching the two fragments, one fragment is from human and another fragment is from plasmid DNA. Then हमने क्या किया, इन दोनों फ्रेगमेंट्स को अटैच किया. अटैच करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डीएनए लाइगेज को. लाइगेज इटसेल्फ मीन जो आप लाइगेज वर्ड है, इसका मतलब है लाइगेज जो जोड़ना. तो डीएनए लाइगेज की हेल्प से हमने दो फ्रेगमेंट्स को अटैच करवाया. अटैच करवाने के बाद जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है, ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट है. कह सकते हैं आरडीटी वाला प्रोडक्ट है, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट है, जिसको हम फर्दर मॉडिफाइड फॉर्म में ला के ट्रांसफॉर्म फॉर्म में और हम इसे फर्दर यूज करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए. मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन.
अनदर क्वेश्चन हियर इज पूछ रहे इन एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस बेसिस पे सेपरेट होते हैं। देखो हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे आप, तो यहाँ पे इस तरीके से, पहले तो करेक्ट आंसर बता दूं मैं, करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, एंड वी विल डिस्कस इट फर्दर। Here we are discussing it like we have a structure of electrophoresis, डायग्रामेटिक कार्टून वे में स्ट्रक्चर है। इस तरीके से हमारे पास सैंपल होता है, ये इस तरीके से नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, वर्टिकल वे में होता है, बट दे आर एक्सप्लेनिंग इट इन दिस वे थ्रू डायग्राम। So here we will discuss it. Here we have a bands, देखो ये बैंड्स इस तरीके से, कुछ लार्जर हैं तो कुछ स्मॉलर हैं। तो जो डीएनए है जब वो ट्रैवल कर रहा है एग्रोस जेल में, तो जो सबसे छोटे वाले फ्रेगमेंट्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, लार्जर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो आगे वो ट्रैवल करते हैं। अगर देखोगे छोटे वाले यहाँ, लार्जर वाले यहाँ। अब देखो ये वेल्स हैं, वेल्स मतलब कुआं, यहाँ पे हम पिपेट्स के थ्रू इन्हें फिल करते हैं, डीएनए सैंपल्स फिल करेंगे इस तरीके से, ओके। और हम इनमें यूज करते हैं बफर को। बफर इज फॉर मेंटेनिंग द काइंड ऑफ बफर वी आर यूजिंग हियर फॉर मेंटेनिंग पीएच एक्सेट्रा। बफर बेसिकली बफर्स को पीएच मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता है। जेल कौन सा यूज होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल। और जो इलेक्ट्रोड और जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है और अनदर इलेक्ट्रोड भी है, दीस आर कैथोड एंड एनोड। ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज से है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा गया है। इलेक्ट्रिक देखेंगे, इलेक्ट्रिक वर्ड है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हमारे पास इस तरीके से डीएनए एग्रोस जेल पे ट्रैवल करेगा। बट क्वेश्चन इज हियर आस्किंग फॉर कि वो किसके बेसिस पे उनका सेपरेशन होता है उस एग्रोस जेल में, कैसे ये बैंड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो पहला है चार्ज ओनली, ये चार्ज पे भी होता है, दैट चार्जेस के बेसिस पे भी सेपरेशन होता है। साइज के बेसिस पे भी होता है, लाइक यहाँ पे दिख ही रहा है लार्जर स्मॉलर। देन वी हैव चार्ज टू साइज रेशियो, चार्ज टू साइज रेशियो ये भी है। सबको पता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। और हमारे दो टाइप के कैथोड और इलेक्ट्रोड है। तो जो इलेक्ट्रोड और कैथोड है उस हिसाब से जिस इलेक्ट्रोड के लिए डीएनए अट्रैक्टेड होगा वो वहाँ ट्रैवल करेगा, फास्ट ट्रैवल करेगा। जिसके लिए नहीं होगा वो वहाँ के लिए स्लो ट्रैवल करेगा। ओके, दिस इज ऑल इलेक्ट्रोफोरेसिस। Move on to another question. In another question here, question is asking for the most important feature in a plasmid to serve as a vector in gene cloning experiment is। देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, पूछ रहे हैं जो प्लाज्मिड है, सबको पता है प्लाज्मिड किस में यूज होते हैं, जेनेटिक्स में जीन क्लोनिंग में यूज होता है। प्लाज्मिड मींस दो जीन को क्लोन करने के लिए या मिक्स करने के लिए, आरडीटी रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए। तो वहाँ पे हम प्लाज्मिड को क्यों यूज़ कर रहे हैं, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट फीचर है उस प्लाज्मिड का कि हमें उसे यूज़ करना पड़ रहा है। वाई वी आर यूजिंग प्लाज्मिड हियर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओरी। ओरी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। here we have a diagrammatic representation of plasmid of PBr2 PBr3 double plasmid। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पे जो इसका बेसिक कैरेक्टराइजेशन ये कि यहाँ पे रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, इसमें यहाँ पे रेप्लिकेट होता है ये, इसीलिए हम प्लाज्मिड को यूज करते हैं फॉर जीन क्लोनिंग। मूव ऑन टू फर्दर क्वेश्चन वी हैव, पूछ रहे हैं व्हाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट रिक्वायर्ड। जब हम किसी भी बैक्टीरिया को डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं बैक्टीरिया से, सपोज मेरे पास एक बैक्टीरिया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सो वी गेट इट अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे पास बैक्टीरिया है, सपोज इमेजिन कर लो बैक्टीरिया, हियर वी हैव अ डीएनए हियर, इस ये डीएनए। और हमें क्या चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कि बैक्टीरिया जो है, वी वांट टू आइसोलेट दिस डीएनए ऑफ दिस बैक्टीरिया, we don't expect it for our experiments. But which enzymes we will use? We will use lysozyme, we will use ribonuclease, we will use protease, but we do not use
deoxyribonuclease. The question is here, why we are not using deoxyribonuclease? So we will solve it further. We have to solve for these concepts why we are using these enzymes and not this enzyme. Because लेट मी एक्सप्लेन यू, जो लाइजोजाइम होता है, लाइजोजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो बैक्टीरियल की जो आउटर सेल वॉल होती है उसे डिसॉल्व करने के लिए होता है. देखो, बैक्टीरियल की आउटर सेल वॉल डिसॉल्व होने के बाद हमारे पास अंदर का जो आरएनए, डीएनए के साथ साथ आरएनए भी होगा, ऑफ कोर्स ऑब्वियस है, आरएनए भी होगा. इस आरएनए को भी डिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें प्योर फॉर्म में डीएनए चाहिए, वी वांट प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए फ्रॉम दिस बैक्टीरिया, तो इस आरएनए को डिसॉल्व करने के लिए हम राइबोन्यूक्लियस की हेल्प लेंगे. Ribonuclease is an enzyme which dissolve RNA or remove RNA. Then we will use protease. Why we are using protease here? Because we also want to remove protein present in this bacteria. ठीक है, इसमें जो भी अंदर प्रोटीन्स हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स हैं, वी ऑल्सो वॉन्ट टू रिमूव देम बिकॉज वी वॉन्ट DNA इन अ प्योर फॉर्म फ्रॉम दिस बैक्टीरिया या प्योरीफाइड फॉर्म. तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस क्यों नहीं यूज़ कर रहे? अगर हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस यहाँ पे यूज़ कर लिया हमने सपोज, तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस का फंक्शन होता है डीएनए को रिमूव करना, बट वी वांट डीएनए फ्रॉम दिस बैक्टीरिया. सो व्हाई वी शुड यूज दिस, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसे? देन वी डू नॉट यूज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? Correct answer here we have that we are going to use deoxyribonuclease for this purpose of DNA extraction or DNA isolation from bacteria. Clear है? Now we will move on to another slide. The another slide here is asking for, देखो slide में क्या बेसिकली PCR मशीन, PCR के steps हैं. PCR stands for polymerase chain reaction. देखो PCR का क्या मतलब होता है? बेसिकली PCR का मतलब होता है एक मशीन होती है, उस मशीन में फॉलोइंग स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं: डिनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन. इन स्टेप्स के थ्रू हम क्या करते हैं? एक जीन, हमारे पास सपोज एक जीन है, इस जीन के हमारे पास मल्टीपल कॉपीज, जो रिक्वायरमेंट जेनेटिक्स में आई, बायोटेक्नोलॉजी में आई, वो इसलिए आई बिकॉज कभी क्या होता है कि हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में जीन होता है, बट वी वांट इट इन ए लार्ज क्वांटिटी फॉर आवर एक्सपेरिमेंट्स, फॉर आवर फर्दर पर्पसेस. देन वी नीड अ काइंड ऑफ मशीन हियर इज PCR, वेयर वी कुड मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए सिंगल जीन और ए सिंगल DNA. सो वी वांट दिस मशीन फॉर आवर पर्पस. So we will discuss it, but first let me tell you what is the correct answer. पूछा है कि इनमें से PCR मशीन टेक्निक सबसे अच्छी कौन सी कैटेगराइजेशन है कि PCR मशीन की काबिलियत है जिसकी वजह से हम PCR मशीन को इतना कह सकते हैं इम्पोर्टेंस देते हैं, बिकॉज उसमें प्रेजेंट होता है थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज. थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ एंजाइम. थर्मोस्टेबल का मीनिंग होता है वो हाई टेम्परेचर पे भी डैमेज नहीं होता है, सर्वाइव कर लेता है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट स्टेप में हम यहाँ पे यूज करते हैं थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज को. तो अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर देखोगे 72 डिग्री सेंटीग्रेड है, दिस इज टू हाई टेम्परेचर एंड वी डोंट वांट कि हमारे पास पर्टिकुलर DNA पॉलीमरेज है वो डैमेज हो, रिमूव हो जाए, बिकॉज वी वांट इट फॉर एक्सटेंशन of the particular DNA strands. So here we will discuss steps को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले DNA strand या इसमें particular जीन, सपोज इमेजिन करो यहाँ पे ये रहा वो जीन, इस तरीके से हमें वो जीन चाहिए. उससे पहले हमें इस जीन की मल्टीपल कॉपीज चाहिए. हम क्या करते हैं? हमने PCR मशीन ने क्या किया? PCR मशीन में हमने उस जीन को इंसर्ट किया, उस पर्टिकुलर DNA स्ट्रैंड को इंसर्ट किया जिसमें वो जीन है. देन एट द 98 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे हम DNA स्ट्रैंड के 2 पीसेस कर देते हैं, सेपरेट आउट कर देते हैं. इस तरीके से डीनेचुरेशन हो गया. इस तरीके से डीनेचुरेशन के बाद ये अलग हो गए 2 स्ट्रैंड. 2 स्ट्रैंड के अलग होने के बाद हमने एनीलिंग प्रोसेस से एट द टेम्परेचर ऑफ 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड एनीलिंग से हमने यहाँ पे यूज़ किया प्राइमर यूज़ किया हमने. ये जो रेड लेबलिंग है ये प्राइमर है, हमने प्राइमर यहाँ पे यूज़ किया है. प्राइमर यूज़ करने के बाद हमें लास्ट स्टेप होता है एक्सटेंशन. एक्सटेंशन के लिए हमने टैग पॉलीमरेज यूज़ किया है. इसी
टैग पॉलीमरेज की वजह से ही PCR की इंपॉर्टेंस बहुत है। टैग पॉलीमरेज है ये, टैग पॉलीमरेज, टैग DNA पॉलीमरेज भी कह सकते हैं। अब देखो ये टैग DNA पॉलीमरेज जो है ये फर्दर एक्सटेंशन करेगा इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड का जो प्राइमर जो वो आगे आगे बढ़ता है इस तरीके से, और हमारे पास एक DNA स्ट्रैंड से 2 DNA स्ट्रैंड हो गए। इस तरीके से ऐसा नहीं है कि हमें 1 से 2 मिलते हैं, फिर हम इन 2 से 4 करेंगे, 4 बना सकते हैं कॉपीज़, फिर उन 4 से 8 कॉपीज़, उन 8 कॉपी से 12 कॉपीज़, इस तरीके से प्रोसेस फर्दर चलती जाती है जब तक हमें एक पर्टिकुलर जीन की मल्टीपल कॉपीज़ ना मिल जाए। ठीक है? Okay, move on to another slide. The another slide here is the question asking for an antibiotic resistance gene in a vector usually helps in the selection of. So correct answer है transformed bacterial cell. Transformed bacterial cell. देखो बेसिकली क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स का क्या मतलब है, अगर पर किसी भी वेक्टर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें ये कैपेबिलिटी है कि अगर आउटर से हम कोई भी एंटीबायोटिक उस पर अटैक करता है तो उसका उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसके पास उसका रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है जो उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो यही एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी कह सकते हैं। Okay, move on to another question we have. The question is asking for heat shock method है, heat shock method है। इसको पढ़ने से पहले हम हीट शॉक मेथड को अच्छे से समझेंगे। हीट शॉक मेथड ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट, कह रहा है कि हीट शॉक मेथड में अगर हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उसमें हीट शॉक मेथड का क्या काम है, तो बताते हैं क्या काम है। तो करेक्ट आंसर इज सी। आपके DNA थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन दी बैक्टीरियल सेल्स हैं, उसके सेल वॉल में पोर्स हो जाते हैं, पोर्स में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, उन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू वो जो है दूसरे का DNA जो है अपने अंदर लेते हैं, या अंदर तो इज नॉट द करेक्ट वर्ड, अपने जो बैक्टीरिया है वो दूसरे का DNA अपने DNA के साथ मैच करते हैं। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हियर, हियर इज अ टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। अगर आप देखोगे तो इस टेस्ट ट्यूब में ये जो बैक्टीरियाज हैं, वेरी क्यूट बैक्टीरिया कार्टून में दिखाए गए हैं, जो बैक्टीरियाज हैं इनको भी हमने इंसर्ट किया। बैक्टीरिया इस तरीके से नहीं करते हैं, बैक्टीरिया का सैंपल होता है, प्लाज्मिड का भी सैंपल होता है, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, हॉट वाटर में रख दिया। हॉट वाटर होता है, उसमें गुना पानी होता है, रखते हैं काइंड ऑफ एक टेम्परेचर तक का गर्म पानी होता है, उसमें हम रखते हैं। इसे रखने के बाद हम इंस्टेंटली उससे ट्रांसफर करते हैं आइस में। आइस में ट्रांसफर करने से क्या होता है कि जो हमारे पास पर्टिकुलर बैक्टीरिया है उनमें जो पोर्स फॉर्म हो गए थे from previous processes like what heat वाला process है, then we have this is ice method से पोर्स फॉर्म हो गए थे। पोर्स फॉर्म होने की वजह से जो प्लाज्मिड है, देखो यहाँ पे प्लाज्मिड बताया था ना, ये प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड इनके अंदर इंसर्ट हो जाता है इजीली। इस तरीके से हमें जो है ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल्स मिल जाते हैं। मींस ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल्स का मतलब है कि सेल्स में जो है वो प्लाज्मिड DNA भी प्रेजेंट है, इनमें पोर्स हो गए हैं, इन पोर्स के अंदर ये प्लाज्मिड दिया है और इनके DNA से अटैच हो गया, मैच हो गया। मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है द रोल ऑफ DNA लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल। DNA लाइगेज है उसका क्या रोल है, जो DNA लाइगेज है उसका क्या रोल है रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट करने में। तो पहले बताया DNA लाइगेज क्या करता है, 2 फ्रैगमेंट्स को अटैच करता है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला फ्रैगमेंट ये है, दूसरा फ्रैगमेंट ये है। आप पूछोगे डिफरेंट कलर्स के क्यों हैं, क्योंकि ये वाला फ्रैगमेंट एक अदर ऑर्गेनिज्म से है, दिस फ्रैगमेंट इज फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, मींस दे बोथ आर फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हमने इनको जब कंबाइन किया तो उसके बाद इन रिकमेंड DNA बन गया। बट कंबाइनेशन के दोनों फ्रैगमेंट के लिए पोस्ट कंबाइनेशन होना जरूरी है, नीड है, और वो कौन करता है, वो करता है DNA लाइगेज फॉर लाइगेशन पर्पस। So correct answer we have
फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन टू डीएनए फ्रैगमेंट्स, दो डीएनए फ्रैगमेंट्स को मतलब को टुकड़े दो डीएनए फ्रैगमेंट्स के बीच में इस तरीके से क्या बना है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाया है जिससे वो स्टिकी एंड्स बन जाए और वो दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाए। स्टिकी एंड्स और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बनाते हैं, बट फॉर फर्दर formation of phosphodiester bond we use here DNA ligase which attach the both fragments to form recombinant DNA in the end, and we got a product recombinant DNA. Move on to another question. Another question we have, they are asking for which of the following bacteria is not a source of restriction endonuclease. इनमें से कौन सा restriction endonuclease का source नहीं है? इसे पढ़ने से पहले we have to know what do you mean by restriction endonuclease. Restriction endonuclease is a kind of restriction enzymes जो जिन्हें हम molecular scissors भी बोलते हैं और ये बेसिकली यूज होते हैं डीएनए में कटिंग के लिए, ठीक है, इस तरीके से कट करेंगे। We have these organisms which extract restriction endonuclease, हम इनसे restriction endonuclease को एक्सट्रैक्ट करते हैं for our purpose of cutting DNA, बट ये कह रहे हैं इनमें से एक है जिसे नहीं एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे फाइंड आउट करो। करेक्ट आंसर इज एंटामीबा कोलाई। एंटामीबा कोलाई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बेसिकली एज ए पैथोजन है ह्यूमन बींग्स के लिए, ये उनमें डिजीज कॉज करता है, उन्हें हार्म कॉज करता है। बट डिस्पाइट ऑफ दिस वी हैव 3 मोर एंड दीज 3 डिस्पाइट ऑफ एंटामीबा कोलाई वी हैव these 3. एक हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, then we have E. coli and then Bacillus aeruginosa. Okay, got it? Okay, move on to another question. The another question is asking for which of the following steps are catalyzed by Taq DNA polymerase in a PCR reaction. तो हमारे पास PCR रिएक्शन है जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं, सबको पता है। पहला है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनिलिंग, थर्ड वन इज एक्सटेंशन। तो इन तीनों स्टेप पूछ रहे हैं जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है वो कौन से स्टेप में यूज होता है। तो वी हैव आंसर, दिस इज द अवेलेबल पोर्शन है, जो ब्लू पोर्शन है ये है टैग एक्सटेंशन टाइम पे यूज होता है। जो हमने प्राइमर्स अटैच किए हैं उन्हें एक्सटेंशन बताइए, प्रोसेस को तो अभी हम देखेंगे, बट फर्स्ट द आंसर इज एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एट द एंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए। देखो प्रोसेस देखो कैसे हुई है। ये हमारे पास डीएनए है, डीनेचुरेशन से हायर टेम्परेचर में हमने इसे डीनेचर किया और इस तरीके से डीनेचर करने के बाद ये सेपरेट आउट हो जाते हैं एक दूसरे से। पहले क्वाइल्ड फॉर्म में थे, अभी सेपरेट आउट हो गए इस तरीके से। देन फर्दर प्रोसेस में एनिलिंग के थ्रू हमने क्या अटैच किया, प्राइमर अटैच किए, एक फॉरवर्ड प्राइमर, दूसरा रिवर्स प्राइमर। प्राइमर इस तरीके से अटैच किए जाते हैं 5' to 3' to 5' की डायरेक्शन को देखते हुए। देन हमने फर्दर क्या किया, लास्ट एक्सटेंशन किया। एक्सटेंशन का मतलब है एक स्ट्रैंड पे टैग पॉलीमरेज को अटैच करवाया ताकि वो इस प्राइमर को फर्दर आगे मूव कर सके बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म होता जाएगा तो इस तरीके से हमारे पास एक डीएनए से कितने डीएनए मिल गए, 2 डीएनए मिल गए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हम जीन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक जीन या एक डीएनए से हमारे पास मल्टीपल कॉपीज मिलती है जीन, ठीक है। because we need gene multiple copies in the PCR. Okay, move on to other question. The question here is asking और कह रहे हैं a bacterial cell was transformed with a recombinant DNA molecule that was generated using a human gene. However, the transformed cell did not produce the desired protein. Reason could be. कह रहे हैं देखो हमने क्या किया, इस ह्यूमन बीइंग से एक जीन को एक्सट्रैक्ट किया, एक जीन को निकाला ह्यूमन बीइंग से, ठीक है। इस जीन से ह्यूमन बीइंग जीन को निकाला, इस जीन को हमने फर्दर ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं
इंसर्ट किया दूसरे बैक्टीरिया है, हम जीन को इंसर्ट दिया, इंसर्ट करने के बाद हम देखते हैं ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, वो एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है जो ये जीन जो है ह्यूमन बीइंग में शो कर रहा था। तो हम बोलेंगे क्यों ऐसा है, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स का डिफरेंस आ जाता है। ह्यूमन बीइंग्स में ऐसे इंट्रॉन्स होते हैं जो बैक्टीरियाज में नहीं होते, तो कह सकते हैं ये जीन जो है उन इंट्रॉन्स के एक्शन और डिमांड पे काम करता है। बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया इंट्रॉन्स एब्सेंट है तो ये वहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी जीन जो है नहीं शो करेगा फर्दर अपनी एक्टिविटी की। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने ह्यूमन बीइंग से एक जीन एक्सट्रैक्ट किया जो कोड करता है लैक्टिक एसिड, सॉरी इंसुलिन के लिए। इमेजिन करो इंसुलिन के लिए, इमेजिनेशन में यही है, इंसुलिन के लिए हम चाहते हैं कि ये बैक्टीरिया भी क्या करे, इंसुलिन प्रोड्यूस करे। तो देखते हैं कि बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जब हमने इसमें जीन भी इंसर्ट कर दिया ह्यूमन बीइंग का। क्यों? क्योंकि इस बैक्टीरिया में वो इंट्रॉन है ही नहीं जो हमें चाहिए फर्दर एक्टिविटी के लिए इंसुलिन प्रोडक्शन। तो कहेंगे कि due to absence of intron, this bacteria could not produce kind of insulin. Okay, correct answer. Okay, move on to another slide. The another slide here asking for which of the following should be chosen for best yield if one were to produce a recombinant protein in a large amount. अगर हमें कोई भी प्रोटीन को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करना है तो हम क्या मेथड यूज़ करेंगे। सपोज हमारे पास कोई प्रोटीन है, फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं प्रोटीन का, केजिन प्रोटीन है जो कि मिल्क में पाया जाता है। हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर जो केजिन प्रोटीन है, KASEIN केजिन प्रोटीन है, हम इस केजिन प्रोटीन को लार्ज अमाउंट का प्रोडक्शन बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें ये कम अमाउंट में नहीं चाहिए, पर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए। तो हम करेंगे कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम। कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम का मीनिंग है लैब होती है, लैब में इनका कंटिन्यूस कल्चरिंग होती है, कल्चर किए जाएंगे केजिन प्रोटीन या एनी प्रोटीन। हियर आई एम टेकिंग केजिन प्रोटीन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हमने क्या किया कि उस पर्टिकुलर प्रोटीन को लैब में कल्चर सिस्टम के थ्रू, कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम होता है बट, जिससे कि हमें वो पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो लार्ज अमाउंट में मिल सके। बट तो प्रोटीन ऐसा वैसा प्रोटीन नहीं होगा, वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होगा। मीन्स वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, दो डीएनए को मिला के बनाया हुआ प्रोटीन होगा पर्टिकुलरली, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी फॉर अवर बेनिफिशियल, ह्यूमन बींग्स के बेनिफिशियल के लिए। मूव ऑन टू अनदर स्लाइड। द अनदर स्लाइड इज आस्किंग फॉर पीसीआर टेक्निक जो है हमारे पास। पीसीआर टेक्निक को डेवलप करने के लिए नोबेल प्राइज किस साइंटिस्ट को दिया गया। तो हियर करेक्ट आंसर वी हैव कैरी मुलिस। अगर देखोगे ये उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही नहीं कहेंगे, ये उनकी फोटो है, कैरी मुलिस है, इन्होंने पीसीआर टेक्निक पर डेवलपमेंट किया। Okay, now we have another question. Okay, another question is asking for, let me choose the ballpoint pen. Another question here is asking for which of the following statement doesn't hold restriction enzyme. कह रहे हैं जो हमारे पास ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को फॉलो नहीं कर रहे, मीन्स को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अंडर नहीं आते, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के खिलाफ है, कह सकते हैं। ओके, करेक्ट आंसर ये है कि इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सीक्वेंस होते हैं जिनमें अगर आप फ्रंट पढ़ोगे सेम में पढ़ोगे, साइड से पढ़ोगे एंड से पढ़ोगे तो भी सेम में, दोनों साइड से वो सेम प्रोनाउंस करता है। तो ऐसे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को वो पहचानते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ए टी ए टी, ये पैलिंड्रोमिक काइंड ऑफ सीक्वेंस है इन न्यूक्लियोटाइड। तो अगर आप इन यहाँ से पढ़ोगे तो ये क्या है, ए टी। जब आप इन्हें एंड से पढ़ोगे तो ये तो भी ये ए टी है, सॉरी इसको ए टी ए। अगर आप यहाँ से पढ़ोगे फ्रंट से टी है और एंड से पढ़ोगे तो ये होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस।
इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर वहाँ पे कट करते हैं, उन्हें ब्रेक करते हैं इनटू फ्रेगमेंट्स। दूसरा एंडोन्यूक्लियस होते हैं, एक्सो भी होते हैं, करेक्ट है। तीसरा है हमारे पास दीज आर आइसोलेटेड फ्रॉम वायरसेस, वायरस आइसोलेट करते हैं वायरस से, तो दिस इज रॉन्ग, हम वायरस आइसोलेट नहीं करते, हम उन्हें आइसोलेट करते हैं फ्रॉम दी bacteria like E. coli, Haemophilus, etc. Kind of sticky and different DNA molecules. Correct है. They form sticky ends. Sticky ends क्यों फॉर्म करते हैं वो, ताकि वो इजीली वहाँ पे कट कर सके, कट करने के बाद sticky end प्रोड्यूस करता है ये किसी पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड में। डायग्रामेटिक, अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे शो करूं, तो देखो यहाँ पे ये फॉरेन डीएनए, देखो ये फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्थ स्पेस में काट दिया। ये आपका क्वेश्चन है, हमारा सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास हमारे इंटरेस्ट का जीन हो सकता है, ये इंटरेस्ट का पर्टिकुलर सीक्वेंस हो सकता है, कोडिंग हो सकती है जो हमें चाहिए, जो हमें हमारी नीड है जिसके लिए, इसलिए हमने इस पर्टिकुलर यहाँ पे डीएनए के इस पोर्शन पे कट किया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। फिर उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करने के बाद वहाँ पे क्या फॉर्म कर देता है, स्टिकी एंड्स को, स्टिकी एंड्स को फॉर्म किया। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फ्रेगमेंट को लेंगे, वहाँ पे भी सेम वे में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा। फिर दोनों को क्या कर देंगे, अटैच करवा देंगे। अटैच करवाने के बाद हमने क्या किया, इस तरीके से अटैच करवाने के बाद हमारे पास रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट आरडीटी वाला। रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट में दो काइंड ऑफ डीएनए एक होता है तुम्हारा, एक पर्टिकुलर प्लाज्मिड से होता है, दूसरा डीएनए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से होता है। इस तरीके से एक बहुत बड़ा रोल है न्यूक्लियोटाइड्स का, या कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करने में। Move on to, okay, we don't have enough further questions. Thank you so much guys for your patience. Have a good day.